नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अमित शाह आज भोपाल में राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। सहकारिता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की उपलब्धियों और नवाचारों को किया जाएगा प्रदर्शित। मुर्शिदाबाद में पैरामिलिट्री फोर्स एक्शन में बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के महानिरीक्षक ने हिंसा प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा। इलाके में बीएसएफ की 5 टीमें तैनात। अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट आज से 18 अप्रैल तक। भारत और तंजानिया होंगे सह मेजबान। बहुपक्षीय अभ्यास से समुद्री सहयोग को मिलेगा बढ़ावा। जलियांवाला बाग नरसंहार की आज 106वीं बरसी। 1919 में आज ही के दिन अमृतसर में शांतिपूर्वक एकत्रित हुए हजारों निहत्थे भारतीयों पर ब्रिटिश सेना ने बेरहमी से बरसाई थी गोलियां। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और यू टर्न। स्मार्टफोन, कंप्यूटर और चिप्स जैसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान को रेसिप्रोकल टैरिफ से दी छूट। और आइए विस्तार से डालते हैं खबरों पर नजर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां वे भोपाल स्थित रविंद्र भवन में होने वाले राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में भाग लेंगे। अमित शाह की उपस्थिति में ही एसपी डेयरी फेडरेशन और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। साथ ही अमित शाह राज्य सहकारिता विभाग की कामकाज की भी समीक्षा करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मुर्शिदाबाद में पैरामिलिट्री फोर्स एक्शन में आ गई है। बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के महानिरीक्षक ने पश्चिम बंगाल में हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। दरअसल कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हिंसा प्रभावित क्षेत्र में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था, जिसके बाद शांति स्थापना के लिए बीएसएफ की 5 टीमें भेजी गई हैं, जो कि पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही हैं। हमें उनके साथ मिलकर इस स्थिति में काम करना है, बस इसी के ऊपर डिस्कशन हुआ। हमने 5 कंपनियां अपनी पुलिस की हेल्प के लिए भेजी है और वो पुलिस के जहां उन्होंने डिप्लॉय किया वो उन्हीं के साथ है। जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेंगे और पुलिस के साथ हेल्प करेंगे। हम कोई इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर रहे हैं, हम पुलिस की हेल्प के लिए आए हैं। तो जैसा पुलिस चाहेगी हमसे उसी तरीके से करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुई सांप्रदायिक हिंसा को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्य प्रशासन को अन्य संवेदनशील जिलों पर भी कड़ी नजर रखने के लिए कहा और जल्द से जल्द सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने की सलाह दी। केंद्र स्थिति पर निगरानी रखे हुए है। केंद्रीय गृह सचिव ने केंद्र सुरक्षा बल की तैनाती सहित राज्य को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि मुर्शिदाबाद में स्थानीय रूप से उपलब्ध बीएसएफ के लगभग 300 कर्मियों के अलावा राज्य सरकार के अनुरोध पर 5 कंपनियों को तैनात किया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने बताया कि स्थिति तनावपूर्ण होते हुए नियंत्रण में है और इसकी कड़ी निगरानी की जा रही है। डीजीपी ने यह भी कहा कि वे स्थानीय स्तर पर तैनात बीएसएफ की सहायता ले रहे हैं। अब तक 150 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पूरे मामले की एनआईए से जांच की मांग की है, वहीं शुभेंदु अधिकारी की ही तरफ से जारी एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कहा कि वो वक्फ कानून का विरोध करती हैं और इसे राज्य में लागू नहीं होने देंगी। वक्फ पर दंगे से दहल उठा बंगाल। इन 2 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि बंगाल में वक्फ के विरोध के नाम पर क्या हो रहा है।
ममता बनर्जी की सरकार ने राज्य को तोड़-फोड़, हिंसा और आग के हवाले कर दिया है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से उठी चिंगारी अब आसपास के जिलों में भी फैल गई है। शुक्रवार को मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना और हुगली में विरोध प्रदर्शन हुए और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वैन समेत कई गाड़ियां जलाई और पुलिस पर पत्थरबाजी की। प्रशासन ने हंगामे की आशंका को देखते हुए प्रभावित इलाकों में पाबंदियां लगा दी और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। पुलिस ने शनिवार को मुर्शिदाबाद जिले में अशांति फैलाने वाले 148 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं इस घटना में अब तक 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। We are dealing with this situation very strongly. Started with demonstration, then destruction of public property, and then it took communal angle. तुष्टीकरण पर उतरी ममता सरकार। भाजपा ने कहा है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ममता बनर्जी आगामी चुनावों में वोट हासिल करने के लिए मुसलमानों का ध्रुवीकरण करना चाहती है। भाजपा ने तमाम घटनाओं की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपने का अनुरोध किया है। भाजपा ने कहा है कि अगर ममता सरकार से प्रदेश में शासन व्यवस्था नहीं संभल रही है तो उन्हें केंद्र सरकार से मदद मांगनी चाहिए। NIA करे जांच। ममता बनर्जी की शय पे सारा समेला हो रहा है। ममता बनर्जी करा रही है। उनको चाहिए कि मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन करना चाहती है वो, और उसके साथ साथ आगे आने वाले चुनाव में मुस्लिम पोलराइजेशन का लाभ लेना चाहती है। और उसके साथ साथ ये जो करप्शन हुई है जिसमें 22 लाख 23 लाख लोग जुबा जिसमें वंचित हुए, 26,000 की तो नौकरी चली गई, वंचित हुए 22 लाख। इस सबसे इसको दबाने के लिए और यहाँ से दृष्टि घुमाने के लिए पूरा साजिश चल रहा है ममता बनर्जी के द्वारा। 2 हिंदू को पूरा अपने गला काट के खून कर दिया। बीएसएफ तो बॉर्डर एरिया है, मुतैन हुआ है, लेकिन उनका डीएम तो बता दिया बीएसएफ कोई काम नहीं करेगा। जो एंटी हिंदू टारगेटेड वायलेंस बंगाल के अंदर हो रहा है, इसको ममता बनर्जी का संरक्षण है, इसको ममता बनर्जी एनकरेज कर रही है और इसको ममता बनर्जी पनाह दे रही है। वहीं शनिवार को मुर्शिदाबाद जिले के जलांगी बीडीओ कार्यालय में भी तोड़फोड़ की गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन के नाम पर कट्टरपंथियों के खास समूह द्वारा बड़े पैमाने पर हिंसा, अराजकता फैलाई जा रही है। ये लोग जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वे भारत के संविधान के खिलाफ हैं और देश के कानून का विरोध करेंगे, सड़कों पर उतर आए हैं। सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को मनमाने ढंग से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने पत्र में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित रेलवे स्टेशनों पर हुई तोड़फोड़ की कई घटनाओं की जांच NIA को सौंपने का अनुरोध किया है। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने राज्य सरकार से संवेदनशील क्षेत्रों में उपद्रव करने वालों के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई करने को कहा है। हालात को काबू में लाने के लिए BSF ने भी तुरंत कदम उठाए हैं। प्रशासन की मदद के लिए BSF के जवानों को तैनात किया गया है ताकि क्षेत्र में शांति और सामान्य स्थिति दोबारा बहाल की जा सके। इस बीच पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में नौकरी गंवा चुके टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ भी गुरुवार से ही प्रदेश की ममता सरकार के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने कहा है कि वे न्याय मिलने तक अपना अनशन जारी रखेंगे। अनशन तो हम लोग का चल रहा है। इस मुद्दे को हम आगे भी लेके जाएंगे। जब तक हम लोग को जस्टिस नहीं मिलेगा ठीक तरीके से हम लोग करते रहेंगे। हम लोगों को नौकरी चला गया। क्यों? ह्यूज करप्शन हुआ है। कौन करप्शन की है? द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड हर फुल कैबिनेट मिनिस्टर एंड एसोसिएट आमला, वो लोग आधिकारिक लोग मिलकर करप्शन किया है। फिलहाल पूरे बंगाल में भारी सुरक्षा बल तैनात हैं और हालात पर पैनी नजर रखी जा रही है। प्रसेनजीत बख्शी और अनिरुद्ध भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। और आइए आगे बढ़ते हैं। अब नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि उसने 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति पर कब्जे के लिए नोटिस जारी किया है, जिसे उसने कांग्रेस नियंत्रित एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड AJL
के खिलाफ धन शोधन मामले की जांच में कुर्क किया था। ये मामला कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेशनल हेराल्ड अखबार से संबंधित है और इसमें वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं। ईडी के बयान के मुताबिक उसने बीते शुक्रवार 11 अप्रैल को दिल्ली में ITO स्थित हेराल्ड हाउस, मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित परिसर और लखनऊ में विश्वेश्वर नाथ मार्ग स्थित AJL बिल्डिंग पर ये नोटिस चस्पा किए हैं। ये नोटिस उन इलाकों के लिए हैं जहां AJL की संपत्तियां स्थित हैं। भारत और अफ्रीकी देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पहला बहुपक्षीय अभ्यास अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट AI की MER से 18 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। इसमें भारत और तंजानिया सह मेजबान होंगे, जबकि कोमोरोस, जिबूती, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स और दक्षिण अफ्रीका भाग लेंगे। ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास की दृष्टि के अनुरूप है। INS चेन्नई और INS केसरी के दार एस सलाम पहुंचने पर तंजानिया पीपल्स डिफेंस फोर्स TPDF के साथ उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। अभ्यास में टेबल टॉप व कमांड पोस्ट गतिविधियां, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, विजिट बोर्ड, सर्च एंड सीजर, VBSS अभ्यास और एंटी पायरेसी ऑपरेशन शामिल हैं। INS सुनैना भी अभ्यास में भाग लेगी। कार्यक्रम के दौरान योग, खेल और सार्वजनिक विजिट्स जैसी गतिविधियां भी शामिल होंगी। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में ग्रीस में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास में भाग लिया। ग्रीस की हेलेनिक वायु सेना द्वारा 31 मार्च से 11 अप्रैल तक आयोजित 12 दिवसीय यह अभ्यास एलिस के ऐतिहासिक क्षेत्र में एंड्रोमेडा एयरबेस पर हुआ। इसमें भारत समेत 15 देशों की वायु सेनाओं ने हिस्सा लिया। इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायु सेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों, IL-78 और C-17 विमानों की ताकत देखने को मिली। तो भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की ताकत देखने को मिले। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने एम्स भुवनेश्वर का दौरा किया। उन्होंने केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया और मल्टी यूटिलिटी गैस्ट्रोनॉमी ब्लॉक की आधारशिला रखी। इस अत्याधुनिक प्रयोगशाला से शोध और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। नया ब्लॉक संस्थान की सुविधाएं बढ़ाएगा। मंत्री ने एम्स भुवनेश्वर की नई वेबसाइट भी लॉन्च की। EHS क्लिनिक और अमृत फार्मेसी का भी उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि जल्द ही भविष्य में एम्स भुवनेश्वर में स्किन बैंक की स्थापना की जाएगी। और यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DT न्यूज। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया।
CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। दादा ये कौन सा प्लांट है? टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ। दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कोरबा जिले में स्थित भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कोयला खदान का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने छत्तीसगढ़ में लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के खनन और कोयला खदानों की संभावनाओं और छत्तीसगढ़ में भू राजनीति में महत्वपूर्ण खनिजों की भूमिका के बारे में बताया। दुनिया में जो बदलती हुई राजनीति स्थिति देखते हुए, जियो पॉलिटिक्स देखते हुए, क्रिटिकल मिनरल सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। अगर क्रिटिकल मिनरल आपके पास नहीं है, आपका सेलफोन प्रोडक्शन में भी बाधा हो सकता है। सेलफोन प्रोडक्शन से लेके आप स्पेस टेक्नोलॉजी तक हर जगह क्रिटिकल मिनरल चाहिए। सोलर पैनल से लेके EV व्हीकल्स तक सभी जगह क्रिटिकल मिनरल्स का जरूरत पड़ती है। और देश में सबसे बड़ा माइन ब्लॉक गेवरा है, उसके बाद कुसमुंदा है। उस 2 ब्लॉक्स के देश के लिए बहुत बड़ा कोल का कंट्रीब्यूशन करते हैं 2 माइंस। क्षेत्र में कोयले विस्तार को लेकर कोई लगाया जाएगा। और दूसरा, एक छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मामला था कोल स्कैम का, जिसमें कई अधिकारी आज भी जेल में हैं। जो भी गलत करते हैं एज पर लॉ एक्शन होते रहते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी सरकार है, भ्रष्टाचार के विषय पर हम 0 टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हैं। ये थे केंद्रीय कोयला मंत्री किशन जी रेड्डी, जो DD न्यूज से बात कर रहे थे। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ सोमेश पटेल, DD न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। और हैदराबाद में तेलंगाना एकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज में वेव्स एनिमे और मंगा कॉन्टेस्ट WAM का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 100 प्रतिभागियों और संगठनों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता का आयोजन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया MEAI और तेलंगाना VFX एनिमेशन एंड गेमिंग एसोसिएशन TVAGA द्वारा किया गया। ये कार्यक्रम आगामी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स के हिस्से के रूप में देश के 11 शहरों में आयोजित हो रहे हैं और आयोजनों का भाग भी है, जो अगले महीने मुंबई में आयोजित होगा। ये प्रतियोगिता भारत में अपनी तरह की पहली पहल है, जिसका उद्देश्य एनिमे, मंगा, वेबटून्स और कॉस्प्ले जैसे उभरते क्षेत्रों में युवाओं की प्रतिभा को पहचानना और प्रोत्साहित करना है। MEAI सचिव अंकुर भसीन ने बताया कि ये प्रतियोगिता देश के नए क्रिएटर्स को पहचान दिलाएगी। MEAI के अध्यक्ष सुशील कुमार भसीन ने कहा कि विजेताओं को वेव्स समिट के लिए भेजा जाएगा। वैम जो एक कंपटीशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत किया जा रहा है। इसमें हम भारत के अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कोने में जाकर नई नई प्रतिभाओं को आगे लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। भारत सरकार का एक मिशन है, क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर वर्ल्ड, और इस मिशन को सक्सेस करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि नई नई प्रतिभाओं को आगे लाया जाए। वैम में आज यहाँ हैदराबाद में 150 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किया और करीब 85 के ऊपर यहाँ पर लोग आए। 3 कैटेगरी, जो मंगा, एनिमे और वेबटून्स कैटेगरी में स्टूडेंट और प्रोफेशनल लेवल के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो इनमें से यहाँ फाइनलिस्ट हैं, ये फिर मुंबई जाएंगे, जहाँ मई में 1 से 4 मई तक वहाँ एक बहुत बड़ी समिट ऑर्गेनाइज की है भारत सरकार ने, जिसका नाम वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट है। और देश की आज़ादी के इतिहास में 13 अप्रैल का दिन एक दुखद नरसंहार के साथ दर्ज है। ये वर्ष 1919 का 13 अप्रैल का दिन था, जब जलियांवाला बाग में रोल्ट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध में शामिल होने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। रोल्ट एक्ट एक ऐसा कानून था जिससे अंग्रेज बिना किसी मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे।
इसी दौरान जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा। उसने बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। बाग का एक ही रास्ता था और उसे भी बंद कर दिया गया था, जिससे लोग भाग नहीं सके और कई लोगों की जान चली गई थी। इस बार इस दर्दनाक नरसंहार की 106वीं बरसी है। 13 अप्रैल 1919 दोपहर का वक्त, अमृतसर का जलियांवाला बाग, एक ऐसा दिन जो इतिहास के पन्नों में खून से लिखा गया। पंजाब की गर्म दोपहर में हजारों लोग बाग के भीतर इकट्ठा हुए थे। कोई बैसाखी का त्योहार मनाने आया था तो कोई अंग्रेजी हुकूमत के काले कानून रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराने। उस कानून ने अंग्रेजों को ये अधिकार दे दिया था कि वे किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकते हैं। इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना उस समय की सबसे बड़ी हिम्मत मानी जाती थी। लेकिन उन लोगों को यह नहीं पता था कि वो बाग, जहां आजादी की उम्मीद लेकर वे जमा हुए थे, कुछ ही पलों में कत्लगाह बन जाएगा। दोपहर में जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने करीब 40 सैनिकों के साथ बाग में दाखिल होता है। बिना किसी चेतावनी के, बिना कोई अल्टीमेटम दिए उसने एक ही हुक्म दिया, फायर। अगले 10 मिनट तक सिर्फ एक ही आवाज गूंजती रही, बंदूक की। दीवारों से टकराती गोलियों की आवाज, भागते लोगों की चीखें और फिर सन्नाटा। जनरल डायर के सैनिकों ने 1650 गोलियां चलाई। बाग चारों ओर से बंद था। सिर्फ एक सकरा गेट था जिसे डायर ने पहले ही ब्लॉक कर दिया था। लोग इधर उधर भागे, कुछ दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। कई जान बचाने के लिए बाग के बीच बने हुए कुएं में कूद गए। उस कुएं में आज भी लोहे की जाली लगी है, लेकिन उसके नीचे दबी हैं सैकड़ों चीखें। ब्रिटिश सरकार के मुताबिक इस हत्याकांड में 291 लोग मारे गए, लेकिन भारतीय नेताओं और स्वतंत्र पत्रकारों के अनुसार ये संख्या 500 से भी ज्यादा थी। और अगर ये सवाल उठे कि इस कत्लेआम का जिम्मेदार कौन था, तो सीधा जवाब है जनरल डायर, जिसने खुद संसद में माना कि उसने डर फैलाने के लिए ये कदम उठाया ताकि भारतीय फिर कभी विरोध न करें। लेकिन हद तो तब हुई जब ब्रिटेन में उसे सम्मानित किया गया। जनता ने चंदा इकट्ठा किया और उसे हीरो की तरह देखा गया। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिन्होंने इस घटना की निंदा करने में भी काफी समय लगा दिया। और जब लोगों ने न्याय की मांग की तो जवाब मिला, यह कदम बगावत रोकने के लिए जरूरी था। लेकिन इस त्रासदी ने सिर्फ दर्द ही नहीं दिया, ये क्रांति का बीज भी बो गई। इस नरसंहार की खबर जब 12 साल के भगत सिंह तक पहुंची तो वो अमृतसर पहुंचा, बाग की मिट्टी को अपनी छोटी सी बोतल में भरा और उसी दिन तय कर लिया कि आजादी सिर्फ मांगने से नहीं मिलेगी, उसे छीनना होगा। महात्मा गांधी, जो अब तक अंग्रेजों से बातचीत के रास्ते पर चल रहे थे, इस घटना के बाद पूरी तरह बदल गए और उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अब सहयोग का कोई रास्ता नहीं, अब देश को खुद अपना रास्ता बनाना होगा। यहीं से असहयोग आंदोलन का जन्म हुआ और उस वक्त के सबसे बड़े साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें सर की उपाधि दी गई थी, उन्होंने वो उपाधि लौटा दी। उनका कहना था, जब मेरे देश के नागरिकों की हत्या को जायज ठहराया जा रहा है, तब किसी भी उपाधि का कोई मूल्य नहीं। आज जब जलियांवाला बाग जाते हैं तो वहां की दीवारों पर 10 गोलियों के निशान देखकर रूह कांप जाती है। वो कुआं जिसमें सैकड़ों जानें डूब गईं, अब भी वहां मौजूद है। बाग का हर कोना, हर ईंट आज भी गवाह है उस दोपहर की, जिसने पूरे भारत को एक साथ झकझोर कर रख दिया था। जलियांवाला बाग सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये भारत के आत्मसम्मान पर सीधा वार था। लेकिन इसी वार ने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। आज जब हम आजादी की बात करते हैं तो उन दीवारों को याद रखना बहुत जरूरी है,
जो आज भी चीख चीख कर कहती है, हम भूले नहीं हैं और कभी भूलेंगे भी नहीं। और अमेरिका में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 के कंपाउंड मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारत के ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा वियतनाम की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय जोड़ी ने एक रोमांचक मुकाबले में चीनी ताइपे के हुआंग जाऊ और चेन चीह लुन की जोड़ी को हराकर खिताब जीता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।